गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने चीजें डिस्कस की थी कि बीएनएस में कौन कौन से नए सेक्शंस ऐड हुए थे। उसी का आज सेकंड पार्ट आपको कंप्लीट बाकी सेक्शंस बता दूंगी कि कौन कौन से सेक्शंस बीएनएस में ऐड हुए थे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट देख लो, क्योंकि उसमें कंसेप्ट और प्लस डायरेक्ट की चीजें मैंने आपको मिला के बताई है। इस क्लास में भी लगभग 7 से 8 ऐसे सेक्शंस देखेंगे जो बीएनएस में नए ऐड किए। इट मींस वो आईपीसी में नहीं थे। देखो, ये क्लास आपके लिए मैं कह रही हूं कि 110% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई चीज है तो नई चीज आगे आने वाले एग्जाम्स में हमसे जरूर पूछी जाने वाली है। जितने भी ये सेक्शंस नए ऐड किए गए, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पक्के हैं, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो। साथ के साथ मैं ये कहूंगी कि जब आप नोट स्टार्ट कर रहे हो तो नोट स्टार्ट से पहले ये सारी चीजें एक डायग्राम या एक लिस्ट बना लो कि ये चीजें हमारी नई ऐड की गई है। अब देखो, बीएनएस 1 जुलाई 2024 से एग्जिस्टेंस में आ गया था। इसके बाद जितने भी नए क्राइम्स है, 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी नए क्राइम्स है वो बीएनएस से ही गवर्न होंगे। और इससे पहले 1 जुलाई 2024 से पहले जिनकी भी ट्रायल, जो भी ऑफेंसेस पहले हो चुके हैं, ट्रायल आधे में है, जजमेंट आना बाकी है, तो वो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। 1 जुलाई के बाद सारे बीएनएस से गवर्न होंगे। अब देखो, बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन था हमारा 111। देखो, 111 डील करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। देखो, यहाँ पे मैं आपको जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन प्लस उसकी पनिशमेंट बताऊंगी। इसके बाद बाकी के जो भी सेक्शंस है, सब सेक्शन 3, 4, 5, वो मैंने जब बीएनएस की पूरी सीरीज करवाई है वहां पे मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध होता क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है। देखो, ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि ऐसा अपराध जिसको आप ऑर्गेनाइज, पहले से ही पूरा शेड्यूल बना के, प्लान बना के देन एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। जैसे आपको किडनैपिंग करनी है, अबडक्शन करना है, तो आप पहले से ही ग्रुप के मेंबर्स मिलके क्या कर रहे हो, उसके लिए प्री प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हो कि एक पर्सन ये व्यक्ति को यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से उठाएगा, उसको यहाँ लेके जाएगा। इस तरीके से एक प्री प्लानिंग करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखो, संगठित अपराध में सिंडिकेट, सिंडिकेट का मतलब होता है बिजनेस, व्यवसायी सदस्य, बिजनेस के मेंबर्स। सिंडिकेट के सदस्य के रूप में सामान्य मति मतलब उनका कॉमन इंटेंशन है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है एक काम को पूरा करने के लिए, पूरा करने का इंजाम देना। जैसे आपने अगर मनी हाइस्ट सीरीज देखी होगी तो उसमें क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं, और ये पहले से क्या होता है, एक प्री प्लानिंग होती है, पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं वो। तो वो किस में काउंट होता है? इस बीएनएस के सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। अब संगठित अपराध में सिंडिकेट मतलब बिजनेस के मेंबर्स, सामान्य मति कॉमन इंटेंशन से, सबका इंटेंशन सेम है, से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या समूह द्वारा। जो कॉमन इंटेंशन से काम कर रहे हैं उसमें या तो एक व्यक्ति या समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। देखो, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पे हमें ये चीज बताइए, कंटिन्यूइंग मतलब चालू रहने वाले विधि विरुद्ध अपराध, अनलॉफुल एक्टिविटीज, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज, कि आप कंटिन्यू तरीके से, चालू तरीके से अनलॉफुल तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो, जिसमें अब ये जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज है, पहली बात ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें 3 साल या उससे अधिक की पनिशमेंट होती है। तो यहाँ से हमारा एक प्री का क्वेश्चन आता है जो कि हमें एक्सप्लेनेशन में बताया है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली कौन सी, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती है जिसमें 3 साल या मोर देन की पनिशमेंट दी होती है। अब सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए क्या करते हैं? हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं, धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गठन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो संगठित अपराध है उसमें सिंडिकेट के मेंबर
कॉमन इंटेंशन से, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 3 साल या उससे अधिक की पनिशमेंट होती है। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करने में हिंसा, धमकी या अभित्रास, उत्पीड़न का प्रयोग करते हैं, देन वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गठन करते हैं। तो ये हमारे लिए डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्री का क्वेश्चन भी आता है, मेंस का भी एक सेपरेट 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब संगठित अपराध किया, संगठित अपराध में अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो अलग पनिशमेंट मिलेगी, और अगर मृत्यु नहीं हुई, लाइक घोर उपहति हो गई, उपहति होगी, अदर किसी तरीके का लॉस हो गया, तो अलग पनिशमेंट मिलेगी। अब किसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया और उसमें डेथ कॉज हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उन मेंबर्स को या उस व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की दी जा सकती है, और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। या तो उसको डेथ की पनिशमेंट दे देंगे, डेथ की पनिशमेंट नहीं दी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ ही साथ जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो जुर्माना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम इम्पोज कर रहे हैं वो मिनिमम 10 लाख का होगा ही होगा, मतलब मिनिमम 10 लाख का जुर्माना देना ही पड़ेगा। कोर्ट इससे चाहे तो इससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी लगा सकता है। अब देखो, डेथ कॉज हुई तो ये पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अदर कोई मैटर हो गया जैसे ग्रीवियस हर्ट हो गया या अदर किसी प्रकार की उपहति हो गई, तो मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, जो मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मिनिमम 5 साल मिलेगी ही मिलेगी। कोर्ट चाहे तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ा सकता है, और जो जुर्माना आपको देना पड़ेगा वो 5 लाख तो देना ही देना पड़ेगा। कोर्ट चाहे तो इस 5 लाख को आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है। तो अगर डेथ कॉज हुई तो 10 लाख मिनिमम जुर्माना, अगर अदर कोई मामला है तो 5 लाख जुर्माना देना ही पड़ेगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध। अब देखो, एक और चीज हमें बताई है पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध। देखो, जब आप सेक्शन देखोगे ना 111, तो हमें जैसे किडनैपिंग, अबडक्शन, फिरौती, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि क्या माने जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकते हैं। वैसे ही पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी हमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे ऑफेंसेस बता दिए जो क्या होते हैं, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें बताया है छोटे संगठित अपराध। अब बड़े संगठित अपराध 111 में, छोटे 112 में। देखो क्या कहा, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, यहाँ पर भी पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन कर रहा है, एक ग्रुप कर रहा है या एक टोली कर रहा है, उसका कोई मेंबर समरूप मतलब समान रूप से आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट करता है, तो वह पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपराध करता है। तो सिंपल सी बात, कोई समूह या टोली का मेंबर समरूप आपराधिक कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे वहां पर हमने पढ़ा सामान्य मति, यहाँ पे हमें पढ़ना है समरूप, समान रूप का आपराधिक कार्य करता है, तो वह पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आता है। जैसे एग्जांपल पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हो सकता है, चोरी हो सकती है, झपटमारी हो सकती है, छल हो सकता है, शर्त लगाना जो अपराधिकृत तरीके से लगाई जाती है, जुआ खेलना या क्वेश्चन पेपर का विक्रय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में, यही हम देखने को हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं और नेक्स्ट डे हमें पता चलता है या पहले ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। पहले आईपीसी में पर्टिकुलर ये लाइन कहीं भी डिफाइन नहीं थी कि क्वेश्चन पेपर लीक होने पे ये ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्लियर कर दिया कि अगर क्वेश्चन पेपर को सेल किया जाता है, लीक होता है, तो वो क्या माना जाएगा, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स बता दिए, ये पिटी ऑर्गेनाइज्ड है, छोटे संगठित अपराध है, इसमें पनिशमेंट मिनिमम 1 साल की पनिशमेंट इसमें मिलेगी ही मिलेगी। कोर्ट चाहे तो इसको 7 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम कोर्ट 7 साल तक दे सकते हैं, जिसमें 1 साल तो देगा ही देगा, और साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे संगठित अपराध। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंसेस भी बनते हैं कि छोटे संगठित अपराध या संगठित अपराध में क्या अंतर है, ये दोनों अपराध कहाँ पर परिभाषित किए गए। इस तरीके का मेंस का हमारा 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन भी बनते हैं और छोटे क्वेश्चंस हमारे सेपरेट भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मेंस का क्वेश्चन इससे आने की 100% पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कार्य। देखो आतंकवादी कृत्य या कार्य क्या होता है, आपको भी पता है कि इंडिया की, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके की बातें फैलाना जिससे लोगों में आपस में क्या हो जाए, हिंसा क्रिएट हो जाए, तो वो क्या माना जाता है, आतंकवादी कृत्य माना जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगी, इसके बाद इसमें भी कुछ सबसेक्शंस है, आपको डिटेल में देखना है तो बीएनएस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उससे पहले अगर आपने बीएनएस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो सेक्शन 1 से लेके 358 तक कंप्लीट एक एक सेक्शन मैंने बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ा रखा है, वहां से आप सारी बीएनएस कवर कर सकते हैं। देखो आतंकवादी कार्य, जो कोई, अंडरलाइन करो, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को संकट में डालने के इंटेंशन से, अब उसका इंटेंशन क्या है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, डेंजर में डालने के इंटेंशन से, किस इंटेंशन से वो काम कर रहा है, या तो बमों का यूज कर रहा है, डायनामाइट पदार्थों का यूज कर रहा है, अग्निशामक पदार्थों का यूज कर रहा है, या अन्य गंभीर ऐसे पदार्थों का यूज कर रहा है जिससे क्या हो सकती है, व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है, क्षति हो सकती है, संपत्ति को नुकसान हो सकता है, सेवाओं में विघ्न डालने का काम हो सकता है। मैंने आपको कंप्लीट पॉइंट्स को एकदम शॉर्ट में बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, भारत की एकता, अखंडता को खराब करने के इंटेंशन से किसका यूज कर रहे हो, बमों, डायनामाइट पदार्थ का यूज कर रहे हो, जिससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, उनको इंजरी हो रही है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, सेवाओं में विघ्न पड़ रहा है, तो वो क्या माना जाता है, आतंकवादी कृत्य माना जाता है। और तो और आप क्या कर रहे हो, लोक कृत्यकारियों, देखो लोक कृत्यकारी में क्या होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, को क्रिमिनल फोर्स का यूज करके आतंकित कर रहे हो, जो गवर्नमेंट के सदस्य हैं, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके उनको आतंकित कर रहे हो, या व्यपहरण या अपहरण करने की, क्षति की धमकी दे रहे हो, इस तरीके का अगर कोई काम कर रहे हो तो वो आतंकवादी कार्य माना जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी पदार्थों को, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, क्योंकि एज इट इज बेयर एक्ट की लाइन ना तो याद रहती है और ना ही याद रह सकती है लॉन्ग टाइम तक, तो इसलिए हमेशा की पॉइंट्स पकड़ के छोटा सा उसको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम तक हमारे लिए याद रह सके। ये है आतंकवादी कृत्य। अब आपने आतंकवादी कार्य किया और आपके कार्य से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो अलग पनिशमेंट मिलेगी, और कोई अन्य उपहति, घोर उपहति लाइक कोई ऑफेंस हो जाता है तो आपको अलग पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आतंकवादी कार्य से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो या तो मृत्यु या लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अदर किसी मामले में मिनिमम 5 साल मिलेगी, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जुर्माने की राशि क्लियर डिफाइन नहीं की है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जुर्माना कितना लगाती है। तो अगर डेथ हो गई तो हम डेथ की पनिशमेंट देंगे, या डेथ नहीं दी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अदर मैटर में मिनिमम कोर्ट आपको 5 साल देगी ही देगी, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक कर सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये तीनों सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 112 पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और 113 जो हमें बताए आतंकवादी कृत्य के बारे में बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 152। 152 कहते हैं कि अगर आप भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का काम करोगे, जानबूझ के ऐसे शब्द बोलोगे, जानबूझ के ऐसे संकेत दोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे, जिससे इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इंडिया की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता पे पड़ रहा है, तो हम आपको पनिशमेंट देंगे लाइफ इंप्रिजनमेंट की, या अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी तो आपको 7 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्ट पनिशमेंट से। देखो, जो कोई जानबूझकर
बोलकर, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा विद्रोह या अलगाववादी भावना को बढ़ावा देता है, जिससे भारत की प्रभुत्ता एकता को खतरे में डाला जाता है, तब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या 7 साल का कारावास, साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्नैचिंग, झपटमारी। देखो चोरी पड़ा 303 में, जस्ट उसके बाद 304 में स्नैचिंग ऑफेंस ऐड किया गया है, पहले आईपीसी में नहीं था, नया है। देखो स्नैचिंग क्या होता है, एक तरीके की चोरी होती है। देखो चोरी में क्या होता है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी कंसेंट के बिना बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से हटाते हैं तो चोरी होता है। अब झपटमारी भी चोरी है, लेकिन कब होती है, यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति के कब्जे से जंगम संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है, तो वह झपटमारी मानी जाएगी। जैसे आप मार्केट जा रहे थे, आपके हाथ में पर्स था, दो बाइक वाले आते हैं और आपका पर्स छीन के ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑफेंस हुआ है, स्नैचिंग का ऑफेंस हुआ है। या आप मार्केट जा रहे थे, आपने गोल्ड की चेन पहन रखी है, कुछ गोल्ड की चीज पहन रखी है, बाइक वाले आते हैं और आपकी चेन खींच के चले जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, स्नैचिंग का ऑफेंस किया है। तो चोरी में अचानक और शीघ्रता या बलपूर्वक वाली कोई चीज नहीं होती, आप उसकी परमिशन के बिना क्या करते हो, वो चीज वहां से हटाने की कोशिश करते हो या हटाते हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अचानक उस चीज को छीन रहे हो, तो आपका ऑफेंस चोरी की जगह क्या हो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगा, झपटमारी हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना, चोरी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्नैचिंग में भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप अचानक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकते हो, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी को हम छीन सकते हैं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, देन वो क्या कहलाती है, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्नैचिंग, 2 नंबर का या 3 नंबर का मेंस में भी आ सकता है, प्री के भी इसमें से की पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। अब स्नैचिंग की तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल तक की मिल सकती है, और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप स्नैचिंग करोगे, झपटमारी का अपराध करोगे, तो 3 साल तक या और सॉरी एंड जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, मतलब दोनों की दोनों पनिशमेंट आपको एक साथ दी जा सकती है। तो ये 304 सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेविंग्स एंड रिपिल, पहले नहीं था सेविंग्स एंड रिपिल, दोनों का मतलब बता देती हूँ। देखो पहले रिपिल, रिपिल का मतलब होता है निरसन या हटा देना। अब हमने किस चीज को हटाया है, आईपीसी 1860 की थी, इसकी जगह पे इसको रिपिल करके हम किसको लेके आए हैं, बीएनएस को लेके आए, बीएनएस 2023 को लेकर आए हैं। तो आईपीसी को रिपिल करके हम बीएनएस 2023 लाए हैं, हटाना, ठीक है। सेविंग्स का मतलब होता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो कहां पर इफेक्ट नहीं डालेगी। सेविंग्स का मतलब होता है जो चीज आप पढ़ रहे हो वो कहां अपना इफेक्ट नहीं डालेगी। एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे जब कभी भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये बीएनएस एक जनरल लॉ है, क्योंकि इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी रिलीजन कास्ट से बिलोंग करता है उसके ऊपर बीएनएस लगेगी, लेकिन जब कभी भी जनरल और स्पेशल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगी। इसका मतलब सेविंग्स का मतलब होता है ये बीएनएस स्पेशल लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होगी, स्पेशल लॉ जहां लग रहा है वहां पर ये साइलेंट रहेगी, लोकल लॉ जहां पर लग रहा है वहां साइलेंट रहेगी, पर्सनल लॉ जहां पर लग रहा है वहां साइलेंट रहेगी। तो सेविंग्स का मतलब होता है कि ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, संहिता पढ़ रहे हो, इसका इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ सेक्शंस थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ऐसे मान लो 2 वीडियो आधे घंटे की क्लास देखने से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मेंस के और 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्री के कंप्लीट हो रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। आप जो स्टूडेंट्स घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनका मीडियम हिंदी है, तो आप उनके साथ ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और तो और अपनी बीएनएस की
जो अपनी सीरीज कंप्लीट है, प्लेलिस्ट कंप्लीट है 358 सेक्शंस की, साथ ही साथ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपनी 59 रुपीज की एक मेंबरशिप चल रही है। वहां पर बीएनएस के 500 प्लस क्वेश्चंस, बीएनएसएस के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, कुछ मेंस की आंसर राइटिंग भी वहां पे दी गई है, उसमें प्रॉपर आपको तरीका बताया है कि आपको अपनी मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये 59 रुपीज की मेंबरशिप आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये क्लास कैसी लगी है इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। क्या आप इसी तरीके की सेशन या इसी तरीके के लेक्चर बीएनएसएस और बीएसए में चाहते हैं तो आपको मुझे उसके लिए कमेंट्स करना पड़ेगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।